नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है। अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितने गुना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देख 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का k गुना है, तो हमें यहाँ सबसे पहले संख्या मानना होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि जो 2 अंकों की संख्या है वो 10x प्लस y है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंकों का योग, यहाँ देखिए दहाई के स्थान पे क्या है x है और इकाई के स्थान पे क्या है y है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि अंकों का योग का k गुना संख्या के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। हम इसमें k से गुना करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा। हम इसमें k से गुना करेंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या। देखिए अंकों के क्रम को उलट देंगे, यानी जो दहाई के स्थान पे है हम उसे इकाई के स्थान पे लिखेंगे और जो इकाई के स्थान पे है हम उसे दहाई के स्थान पे लिखेंगे। तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो संख्या है अंकों का योग का कितना गुना है। तो देखिए अंकों का योग निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमने मान लिया कि अंकों का योग का a गुना है, हमें इस a का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। हम यहाँ आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस का x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस y और 10y ये क्या हो जाएगा, 11y इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई इंटू k प्लस a। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 11, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू के प्लस ए। अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई से x प्लस वाई काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया 11 इक्वल टू के प्लस ए। और हमें निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। हमें निकालना क्या है, a का वैल्यू। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इस k को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 11 माइनस k। यानी अंकों के क्रम को अगर उलट देंगे तो वहाँ जो है संख्या अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगा, 11 माइनस k गुना हो जाएगा। यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 9 अंकों की संख्या 8, 3, x, 9, 3, 6, 7, 8y 72 से विभाज्य है तो 3x माइनस 2y का मान क्या है। हमसे पूछ के रहा है 3x माइनस 2y का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे 3x माइनस 2y का मान पूछ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, 8, 3, x, 9, 3, 6, 7, 8y। और ये जो संख्या है 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि ये संख्या 8 से और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो संख्या का अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाज्य होगा। अब देखिए हम यहाँ y के जगह क्या रखें ताकि ये हमारा तीनों अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो देखिए 78 को अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 9 कितना होता है 72, शेष क्या बच जाएगा 6। अब देखिए अगर हम y के जगह अगर 4 पुट कर लें, हम y के जगह अगर पुट कर ले 4, y के जगह पुट कर ले 4 तो शेष हमारा क्या बचा है 6।
4 लेके आएंगे 64 हो जाएगा, 64 हमारा 8 से कट जाएगा, यानी यहाँ से y का वैल्यू क्या पता चल गया, 4 पता चल गया। अब देखिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 8 3 x 9 3 6 7 8 4। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी, तो हम यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3 + x + 9 + 3 + 6 + 7 + 8 + 4। अब देखिए 9 हमारा 9 से कट जाएगा, 6 + 3 9 से कट जाएगा, यानी जो हमारा 9 के टेबल में बनेगा हम उसे काट लेंगे, इसे काट लेंगे, 6 + 3 9 हमारा इसे काट लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम 8 + 7 ये हमारा क्या हो जाएगा 15 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हमारा 9 से कट जाएगा, 18 हमारा 9 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बच गया 8 + x प्लस क्या बच गया 4, तो 8 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 + x। अब देखिए x की जगह हम क्या रखें, x की जगह क्या रखें ताकि ये हमारा योग जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ x इक्वल टू अगर पुट कर ले 6, x इक्वल टू पुट कर ले 6, तो देखिए 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 हमारा 9 से विभाज्य होगा, यानी ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू हमें पता चल गया और हमसे पूछ रहे 3x माइनस का 2y। अब देखिए x की जगह हम 6 पुट करेंगे तो देखिए 3 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद y की जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम किससे किससे विभाजित करें, हम विभाजित करें 20 से, 25 से, 35 से और 40 से विभाजित करें तो शेष क्रमशः कितना बच रहे हैं, शेष बच रहा है 14, 19, 29 और 34 बच रहा है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे और जो हमारा शेष बच रहा है उनके बीच का हम अंतर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हम अंतर निकालेंगे, तो यहाँ अंतर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ भी अंतर क्या हो जाएगा 6, यहाँ अंतर क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी अंतर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए सभी जगह से अंतर हमारा बराबर निकल के आ रहा है और हमसे पूछ के आ रहा है छोटी से छोटी संख्या जिससे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जिससे विभाजित कर रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें से जो हमारा सेम डिफरेंस बच रहा है उसे माइनस करेंगे तो वहां से हमारी छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगी जिसे अगर हम 20, 25, 35 और 40 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जिससे विभाजित कर रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। 20, 25, 35 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है 40 है, तो हम 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 35 का फैक्टर करेंगे तो 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 गुने 7, 5 है हमें 7 लेना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 25, उसके बाद क्या है 25 है, 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 हो जाएगा, 1 5 है हमें 1 5 और लेना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है 20 है, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 है और 5 भी है। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 5 40, 40 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200, 200 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1400। एलसीएम क्या निकल के आ गया 1400 निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस एलसीएम में से यानी 1400 में से हम माइनस करेंगे सेम डिफरेंस। तो देखिए 1400 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1394।
अब देखिए 1394 वह सबसे छोटी संख्या होगी, 1394 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसे अगर हम 20, 25, 35 और 40 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः 14, 19 और 19, 29 और 34 प्राप्त होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 1394। हमारा आंसर क्या निकल गया? 1394 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। हमसे पूछ कर रहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में 1 बटा x से गुणा करेंगे। इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब देखिए हम इसमें गुणा करेंगे 1 बटा x से, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा x, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस -3 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस 1 बटा x इक्वल टू हमें पता चल गया, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, 7 निकल गया, यानी हम इसके जगह 7 पुट कर सकते हैं। और x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 3, तो हम इसके जगह 3 पुट कर सकते हैं। अब देखिए 7 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल गया 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 बटा a प्लस 1 बटा b और a इंटू b होंगे। हमसे पूछ कर दूसरा समीकरण पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर दूसरा समीकरण पूछ रहे हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले a और b का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a और b क्या दिया, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका 2 मूल a और b दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इस समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा x माइनस का 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x का 2 मान निकल के आ जाएगा, एक हमारा निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 1 और दूसरा हमारा क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 मूल निकल के आ गया, एक हमारा निकल के आ गया 1, दूसरा हमारा क्या निकल के आ गया माइनस का 2। और इस समीकरण का हमें क्वेश्चन में मूल्य क्या दिया है, a और b दिया है। तो देखिए यहाँ से हमारा a और b का मान निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो हम किसी एक को a मान लेते हैं और किसी को b मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ a इक्वल टू मान लेते हैं, 1 और यहाँ b इक्वल टू मान लेते हैं माइनस का 2। अब देखिए दूसरा समीकरण निकालना है, उसका हमें मूल्य क्या दिया है, हमें मूल्य दिया हुआ है 1 बटा a प्लस हमें क्या दिया 1 बटा b दिया हुआ है। अब देखिए हम a के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 बटा 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा
और b की जगह -2 पुट करेंगे तो देखिए माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक में से माइनस करेंगे 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया है, a इंटू बी दिया है, दूसरा हमें दिया है a इंटू बी। अब देखिए एक में हम गुना करेंगे -2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए इस समीकरण का दोनों मूल निकल के आ गया, तो हमसे पूछ के रहा समीकरण पूछ रहे, तो देखिए समीकरण का अगर दो मूल अल्फा और बीटा हो तो हमारा समीकरण क्या होता है, हमारा समीकरण होता है x², समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ हमारा मूल क्या निकल के है, एक हमारा निकल के है 1/2 और दूसरा हमारा निकल के है -2। तो देखिए हम यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस, अब देखिए यहाँ अगर हम पुट करेंगे 1/2, अल्फा के जगह पुट करेंगे 1/2 और बीटा के जगह पुट करेंगे -2। तो देखिए 1/2 में से अगर हम माइनस करेंगे -2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स। अब देखिए हम यहाँ अगर पुट करेंगे अल्फा के जगह पुट करेंगे 1/2 और बीटा के जगह पुट करेंगे -2, तो देखिए 1/2 में अगर हम गुना करेंगे -2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1, ये हमारा हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो माइनस गुने माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² प्लस 3/2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इस समीकरण में सभी जगह 2 से गुना कर लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2 और 0 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। यानी यहाँ से हमारा समीकरण क्या निकल के आ गया, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है cos a प्लस b का मान ज्ञात करें यदि tan a इक्वल टू 3/4 और tan b इक्वल टू 5/12 और a और b प्रथम चतुर्थांश में है। हमसे पूछ कर cos a प्लस b का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन RRB जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर cos a प्लस b का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में tan a इक्वल टू क्या दिया, tan a इक्वल टू दिया है 3/4। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए हमें लंब पता है और हमें आधार पता है तो हम यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, या हमें ट्रिपलेट याद हो तो हम यहाँ से कर्ण बता पाएंगे। तो देखिए हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए 3 हमारा क्या है, लंब है, 5 हमारा क्या है, आधार है, 4 हमारा क्या है, आधार है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमें क्या दिया, दूसरा हमें दिया हुआ है tan b इक्वल टू हमें क्या दिया 5/12। तो देखिए यहाँ हमारा लंब कितना है, लंब हमारा 5 है और आधार कितना है, 12 है। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। अब देखिए 5 हमारा क्या है, लंब है, 12 हमारा क्या है, आधार है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं cos a प्लस b का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब देखिए हमें लंब आधार और कर्ण पता है तो हम यहाँ से साइन और cos का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए cos a इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो cos a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी ये हमारा हो जाएगा 4/5। अब देखिए cos b अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, 12/13। अब देखिए साइन a निकालेंगे तो साइन a हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/5। और अगर हम साइन b निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/13। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 13 में 5 से तो ये हमारा हो जाएगा 65, यहाँ भी गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब देखिए 12 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48, और यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो देखिए 48 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 33। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 33/65। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33/65 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अनुमान कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई कितनी है। हमसे पूछ के रहे टावर की ऊंचाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे टावर की ऊंचाई पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टावर से इमारत का दूरी कितना दिया 30 मीटर। हमें क्वेश्चन में टावर से इमारत का दूरी हमें क्वेश्चन में कितना दिया 30 मीटर दिया है। टावर से इमारत के बीच का दूरी हमें क्वेश्चन में कितना दिया 30 मीटर दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि इमारत के आधार का अनुमान कोण 30 डिग्री है। टावर से इमारत के आधार का अनुमान कोण कितना है 30 डिग्री है, यानी ये एंगल हमें क्वेश्चन में कितना दिया 30 डिग्री दिया है। और हमसे पूछ के रहे टावर की ऊंचाई, यानी हमसे जो है ये लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इस लंबाई को हम मान लेते हैं h, यानी हमसे h का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए टावर और आधार के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो देखिए एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो देखिए जब ये एंगल हमारा 30 डिग्री होता है तो लंब और आधार का रेशियो क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो होता है 1:√3, 1:√3। यानी यहाँ आधार अगर √3 यूनिट होगा तो लंब कितना होगा 1 यूनिट होगा, यानी इस h का वैल्यू कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आधार कितना दे 30 मीटर, यानी इस √3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, √3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 30 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुने √3 मीटर हो जाएगा, 10 गुने √3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया, यानी इस h का वैल्यू निकल के आ गया। हमसे पूछ के आ रहा था टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 10 गुने √3 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 10 गुने √3 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दिए गए आकृति में रेखा LM के समानांतर है, 2x + y का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे 2x + y का मान पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दो रेखा दिया है L और M, और दोनों रेखा क्या है एक दूसरे के समानांतर है, दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। और हमसे पूछ के रहे 2x + y का मान पूछ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए यहाँ हमारा एंगल कितना है x डिग्री है और ये हमारा कितना है 105 डिग्री। अब देखिए ये हमारा क्या होगा एक साइड का अंतःकोण होगा। अब देखिए दोनों रेखा समानांतर है, दोनों रेखा समानांतर है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये हमारा कोण कितना है 105 डिग्री, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे 105, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखिए ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये एंगल हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए हम 180 में से 60 माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 2x + y का मान पूछ रहे। अब देखिए x इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 75 डिग्री, तो 75 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। और y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 120 डिग्री, y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 120 डिग्री निकल के आ गया। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 270 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या है। हमसे पूछ के आ रहे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × a हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज का भुजा। और हमें क्वेश्चन में ऊंचाई क्या दिया, हमें ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई कितना दिया 12 सेंटीमीटर, यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से a यानी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए √3 से अगर हम इसे काटेंगे 12 को तो ये कितने बार में जाएगा 4 गुने √3 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा
a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे, परिमाप पूछ रहे, हमसे पूछ रहे परिमाप। तो देखिए परिमाप निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा। अब देखिए भुजा हमारा क्या निकल गया, 8 गुने √3 सेंटीमीटर। तो 8 गुने √3 सेंटीमीटर में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 गुने √3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल गया, 24 गुने √3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमसे पूछ कर परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले परिवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया है, हमें क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और समकोण धारण करने वाली दो भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है। समकोण धारण करने वाली दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, यानी हमें लंब और आधार की हमें लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों में से एक को हम लंब और एक को आधार मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ लंब मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब की लंबाई और आधार की लंबाई हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल ले या हमें ट्रिपलेट याद हो, तो देखिए 3 4 5 एक हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी 3 हमारा आधार है, 4 हमारा लंब है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए इस त्रिभुज के बाहर से अगर हम वृत्त खींचेंगे तो जो वृत्त का व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा, त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। और कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर हमें वृत्त का व्यास पता चल गया तो हम यहाँ से वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं। वृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, हम इसका आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें रेडियस पता चल गया तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब देखिए पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, हम यहाँ रेडियस की जगह अगर पुट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पाई इंटू 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।